बीपीएससी वॉरियर के आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो नोटिफिकेशन आया है और जिसकी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया 5 तारीख से शुरू हो गई है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है और इंग्लिश में दिया हुआ नहीं है नोटिफिकेशन, हिंदी में दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं, जो भ्रांतियां जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलती रहती हैं और कन्फ्यूजन्स हैं नोटिफिकेशन नहीं समझ पाने के लिए, क्योंकि हिंदी में है, बहुत सारा कठिन हिंदी भी इसमें जिक्र किया गया है। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और इसकी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की क्या रोल होती है, क्या जॉब रोल होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं उसमें 55 वैकेंसीज हैं। ओके, ये जो नोटिफिकेशन के देख पा रहे हैं आप, अनरिजर्व का 22 है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 5 है। उसमें भी महिलाओं को 35% हर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है, 35%। ओके, एंड इसकी जो सैलरी है वो है 53,100 यानी 53,100 टू 1,67,800, यानी ये लेवल 9 का सैलरी मिलेगा आपको। और इसकी जो शैक्षिक योग्यता है, यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, आपको बस ग्रेजुएट होना होगा। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ से, मतलब कौन सा सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हुए हो। ठीक है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं चाहिए, बस आपको ग्रेजुएट होना होगा। आयु जो सीमा है, इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष की है और अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 37 वर्ष है मैक्सिमम एज। और बाकी के लिए जैसे पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं, अनरिजर्व महिलाएं, मतलब महिलाओं के लिए 40 वरिष्ठ है। ठीक है, और बाकी जो पुरुष हैं पिछड़े वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, उनके लिए भी 40 वर्ष ही है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 42 वर्ष हैं। ओके, तो ये आप लोग पढ़े ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जिसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो 3 फेजेस में होगी। पहला फेजेस होगा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा फेज होगा मेन परीक्षा और थर्ड होगा इंटरव्यू। ओके, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं। तो 3 फेज में होगा एग्जामिनेशन। और इसके सिलेबस ऐसे दे दिया है कि आप क्या क्या प्री 150 मार्क्स का होगा, सामान्य हिंदी होगा मेन में, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे सामान्य हिंदी होगा, मेन का जो एग्जामिनेशन होगा कंपलसरी एक पेपर आएगा जनरल हिंदी का। उसके बाद से जीएस पेपर 1 आएगा, सामान्य अध्ययन अध्ययन पार्ट पेपर 1 नंबर 1 और 300 मार्क्स का होगा तैयार का। उसके बाद से सामान्य अध्ययन पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का 3 घंटे का। आपके पास ऑप्शनल है, आप 4 ऑप्शनल हैं। अब ये 4 ऑप्शनल में से ही आपको कोई एक चूज करना है, जिसमें एक है होम साइंस, सेकेंड वन है साइकोलॉजी, थर्ड वन है सोशियोलॉजी और फोर्थ जो है वो है लेबर सोशल एंड वेलफेयर यानी श्रम एवं समाज कल्याण। तो आपको जो प्रीफर कर सकते हैं, इन चारों में से ही आपको चूज करना है। और वो एक पेपर होगा 300 मार्क्स का। तो ये हुआ, और 120 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ओके, और इसमें जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है, कुछ और आप लोगों को जान लेना चाहिए कि अगर आप एक बार जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिए, उसके बाद से उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि आप, बहुत सारे लड़के भी मैसेज करते रहते हैं कि जैसे प्री में एक बार ऑप्शनल चूज कर लिया तो क्या मैं मेंस के टाइम पे बदल सकता हूँ क्या ऑप्शनल? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो अभी चूज कीजिएगा उसी को आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद से
ये तो हो गया। उसके बाद से बोल रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में के आवेदनों में दी गई सूचनाओं की में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। यानी आपके प्रीलिम्स का जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, एप्लीकेशन फिलअप कीजिएगा, और फिर मेन का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर मान लीजिए प्री क्वालिफाई हो गए तो मेन के लिए भी एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसमें अगर कोई डिफरेंसेस आता है, जो आपने डिटेल्स दिया है और उसमें कुछ अलग डिटेल्स है, तो भाई आपका एप्लीकेशन आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में एग्ज़ाम दे के भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बढ़िया से देख के भरे। ठीक है, इसमें एक और मतलब आपका एडिट का ऑप्शन भी दिया है, वो आगे हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। दूसरा बात है कि इसमें बिहार और एक और क्वेश्चन आता है कि बिहार वाले और अदर जो स्टेट वाले हैं उनके लिए एक क्या ऑप्शन है, मतलब उनके लिए कोई डिफरेंसेस हैं या सेम है। तो देखिए, बिहार वाले जो हैं वो भी भर सकते हैं, और जो अदर स्टेट बिहार के हैं वो भी भर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, क्या दिक्कत क्या होगी कि मान लीजिए कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको रिजर्वेशन का जो भी फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलेगा। अगर आप बिहार के अदर स्टेट से हैं, बिहार से नहीं हैं, बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, तो आपको रिजर्वेशन का कोई भी प्रावधान नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी बिना बिहार के निवास पत्र के बिना आपको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के समय मान लीजिए कि प्रीलिम्स हो गया आपका, मेंस हो गया, अब इंटरव्यू का टाइम है। तो इंटरव्यू के टाइम में ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ऑफलाइन पेमेंट किए तो ऑफलाइन पेमेंट करने के बाद अब स्लिप वगैरह फेंक देते हैं, या फॉर्म गुम हो जाता है, उनको मिलता नहीं है। ठीक है, पीडीएफ ऑनलाइन भर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये भी जरूरी है कि हमें क्या क्या आगे जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होगा जो इंटरव्यू के टाइम पर लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपको जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप जब इंटरव्यू देते समय जाइएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल पेपर लेके जाने होंगे। एक पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो होता है, या मार्कशीट, जिस पे ये दोनों में से जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र ले जाना होगा। सेकेंड वन, आपकी डिग्री के जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना होगा। ओके, डिग्री आप जब ग्रेजुएट हुए हो या मास्टर जो भी फिलअप किए हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, एंड उसके साथ साथ मार्कशीट भी लेके जाना है। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज लेके जाना है, या फाइनल वाला मार्कशीट जो आता है 3 साल के बाद, या फाइनल का जो जिसमें सब मार्क्स रहता है, तो जी आपको पूरा लेके जाना है। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप बैक किए हो वो भी लेके जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद से बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऐसे ही करती है, तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही करता है। उसके बाद से आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा बना के। ईडब्ल्यूएस भी रिजर्वेशन में ही आता है, तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। अगर आप सरकारी सेवक हैं और आयु के लिए कोई छूट के लिए क्लेम किए हैं तो वो आपको दिखाना होगा। ठीक है, ओके, कि आप 3 वर्ष से सेवा कर चुके हैं। बाकी आपको एक पहचान पत्र ले जाना होगा जिसमें फ़ोटो होगा आपका। आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड जा सकते हैं, पैन कार्ड में भी फ़ोटो होता है, हाँ होता है, तो वो भी ले जा सकते हैं। और रिसेंटली खींचा हुआ 4 फोटो, यानी इंटरव्यू के समय ये लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। अब आते हैं शुल्क के बारे में। तो शुल्क 600 रुपया है प्लस बैंकिंग चार्ज, यहाँ पे दे दिया है। अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपया। बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 150 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस। बिहार राज्य की जो स्थायी निवासी जितने भी आरक्षित हो या अनारक्षित वर्ग जो भी हो, यानी बिहार राज्य की जो स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार होंगी, जो कैंडिडेट होंगी, एस्पिरेंट्स होंगी, उनको 150 रुपया देना है प्लस बैंक चार्जेस। ठीक है, तो उसमें आप रिजर्व हो चाहे अनरिजर्व हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई पुरुषों ने क्या बिगाड़ा है, हम लोग का भी 150 कर दो। उसके बाद से बोल रहा है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये। ओके, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए
₹600। ओके। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 5/3/2021 है, और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 1/4/2021, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू हो गया है। आप कर सकते हैं अभी से, 5 तारीख से ही शुरू हो गया है, और जो लास्ट डेट है वो 1/4/2021 है। अब आगे बढ़ते हैं। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि की पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह यानी दिनांक 8/4/2021 तक का समय दिया जाएगा। यानी आप 1 तारीख को पेमेंट करते हैं तो 7 दिन यानी 8/4/2021 तक आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। क्या होता है ना, बिहार में बहुत सारे या बहुत सारे स्टेट में कैंडिडेट खुद फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, ठीक है, साइबर कैफ़े वाले करते हैं। तो साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं ना कि उनका तो कोई आता जाता नहीं है, घास मतलब घास भैंस कुछ भी भर देते हैं, ठीक है। तो अनाप शनाप भर देते हैं, गलती कर देते हैं, बस घंटा के हिसाब से पैसा ले लेते हैं, 200-250 रुपया। या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जोश जोश में भरते हैं, गलती कर देते हैं। तो अब उसमें आप पेमेंट कर दीजिए, मान लीजिए कि आप फॉर्म क्या हुआ कि गलती से भर दिए, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन कुछ हो गया उसमें, डिटेल भर दिए गलती से कुछ। अब पेमेंट भी हो गया, अब सोच रहे हैं कि आए दादा अब तो होगा नहीं, अब क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो आप 1 सप्ताह आपको मिलेगा पेमेंट करने, मतलब 8/4/2021 तक। तो आप पेमेंट करने के बावजूद भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोग के लिए है जो ₹600 दिए हैं, ठीक है। 600 प्लस जो चार्ज करके फॉर्म फिलअप किए हैं उन्हीं लोग के लिए है। बाकी जो ये जो डिस्काउंट वाले हैं ना, जो ₹150 फीमेल हुआ या जो SC ST वाले हुए जो ₹150 दे के भरते हैं, भाई उन लोग के लिए ऑप्शन नहीं है। ₹150 भी कम, ₹150 में फॉर्म भी फिलअप कीजिएगा और गलती भी कीजिएगा, सरकार कितना रियायत देगी आपको, ठीक है। तो ये उन लोग के लिए नहीं है, बस ये एक अच्छी जानकारी है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब चलते हैं कंक्लूजन क्या है BPSC CDPO नोटिफिकेशन का। टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 55। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी ग्रेजुएट किया हुआ, पास किया हुआ बंदा या बंदी भर सकता है। मिनिमम एज 21 1/8/2021 तक है सभी कैंडिडेट के लिए, और मैक्सिमम जो एज है 37 है, ये है अनरिजर्व के लिए। बाकी जो दूसरे जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए मैंने बता दिया है मैक्सिमम एज। आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, ओके, पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। फ़ी है 600 प्लस बैंक चार्जेस। बाकी के लिए जो SC ST हैं वो आप देख लीजिए, मैंने इस वीडियो में बताया है। सैलरी है 53,100 इनिशियल जो सैलरी होगी, और 53,100 से 1,67,800 तक लेवल लाइन का सैलरी मिलेगा आपको। लास्ट डेट अप्लाई का 1/4/2021, एडिट कर सकते हैं पेमेंट के बाद 8/4/2021 तक। रिजर्वेशन दूसरे स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर दूसरे स्टेट के हैं आप, तो आपको बिहार राज्य में भर रहे हैं फॉर्म, तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, देयर वुड नो एनी वेरी इन प्रीलिम्स एंड मेंस एप्लीकेशन। प्रीलिम्स और मेंस के एप्लीकेशन में अगर आपका जो डिटेल्स है वो अलग अलग रहता है, तो आपका जो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो भैया ठीक से भरिएगा आप लोग। यू कैन ऑल्सो एडिट योर एप्लीकेशन विद इन 1 वीक ऑफ पेमेंट, ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन ये रिजर्वेशन के लिए प्रोडाउन नहीं है। आप ₹150 में फॉर्म भरे हैं तो आपको नहीं मिलेगा ये ऑप्शन, ₹600 दे के भरे हैं तो मिलेगा। ओके, सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस सेम एज BPSC का जो सिलेबस है सेम होता है। और यू कैन चूज एनी वन अमॉन्ग दिस सब्जेक्ट एज ऑप्शनल पेपर। ये 4 ऑप्शन में से ही आपको एक ऑप्शनल लेना है। एक हो सोशियोलॉजी, एक होम साइंस, एक है लेबर एंड सोशल वेलफेयर LSW, और फोर्थ जो है साइकोलॉजी। ओके, इन चारों के में से कोई एक लीजिए। और अगर मान लीजिए कि अभी सोशियोलॉजी ले लीजिए या अभी कोई भी ऑप्शनल ले लिए और बाद में चाहते हैं कि चेंज करें, तो भैया ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जॉब रोल के बारे में। जॉब रोल क्या होता है,
चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जॉब रोल ये होता है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मंत्रालय जो होता है, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय, तो उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको आपको ग्रास रूट पे पहुंचाना होता है। वो सारे स्कीम्स उनके लिए ग्रास रूट पे उनको पहुंचाना, उनकी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, उनकी शिकायतों का निवारण करना, ये सारी चीज़ें आपका जॉब रोल रहेगा, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है लेकिन अच्छा जॉब है। एंड सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बुक लिस्ट एंड एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो लेट्स स्टार्ट। दोज हु आर फ्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल I want to tell you that Bihar Public Service Examination have three phases. You know, first phase is preliminary examination, and second one is mains examination, and third phase is interview. Okay, so now we will discuss a strategy and syllabus of BPSC CDPO prelims. Preliminary examination is qualifying phase, and so marks will not be added in your final result. And those who have been appeared in 66th prelims and they have not met expected cut of 96 plus, they should start preparation for 67th prelims. Okay, and BPSC CDPO too. So it would be better if you will start preparation for BPSC CDPO and BPSC 67th mains as well as prelims, and we will also discuss about a book list which will help us in both preliminary and main examinations. Okay, तो हम लोग मेंस और प्रीलिम्स सबके जो एग्जामिनेशन, प्रीलिम और मेन जो एग्जामिनेशन होंगे उनके बारे में बुक लिस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अगर 66th मेंस या 67th मेंस या BPSC CDPO मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में 60 मेंस प्रिपरेशन प्लेलिस्ट आप फॉलो कीजिए। स्ट्रेटेजी, सिलेबस, टॉपिक सेम होगा, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का होगा, टारगेट आपको 105 का रखना है, 105 मार्क्स का टारगेट रखना है। सिलेबस है इसमें क्या क्या आएगा, सेक्शन वाइज देख लेते हैं। हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस एंड बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ये चार पे। बुक लिस्ट सजेशन, तो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस सेगमेंट आई एम सजेस्टिंग टू मस्ट बाय लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, अ मंथली मैगजीन ऑफ एंड फॉलो डेली न्यूज़पेपर। तो आपको ये 3-4 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। पहली, लूसेंट सब्जेक्टिव आपके पास बुक होनी चाहिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, एक मंथली मैगजीन होनी चाहिए आपके पास, एंड रोज़ एक अखबार बिहार संस्करण का पढ़ते रहिए। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पढ़िए या हिंदुस्तान टाइम्स, इंग्लिश में आता है बिहार का संस्करण पब्लिकेशन, तो वो पढ़िए। दैनिक जागरण का बिहार का संस्करण पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेना होगा, एक मंथली मैगजीन लेना होगा। चलिए आप डिटेल बात कर लेते हैं। हिस्ट्री के लिए आप NCERT 9 to 12 पढ़िए, और उसके बाद से आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। उसके बाद से इम्तियाज़ अहमद बिहार स्पेशल के लिए, अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट, ये हिंदी में है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैं आगे बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। आप NCERT नहीं पढ़ पा रहे हो तो स्पेक्ट्रम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ आपको प्रीलिम्स पास करके खुश होना है तो सिर्फ आप लूसेंट सब्जेक्टिव ही पढ़िए और ऑब्जेक्टिव से टेस्ट कीजिए। तो लेकिन मैं कहूँगा कि आप सीरियसली होकर तैयारी कीजिए, तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़िए और ऑब्जेक्टिव से टेस्ट दीजिए। ये टेलीग्राम पे जो 4000-5000 MCQ का आप टेस्ट देते हैं वो सब बेकार है, ठीक है। तो साइंस में वही 5 to 10 6 to 10 साइंस का पढ़ लीजिए NCERT का। ओके, अगर नहीं पढ़ पाते हैं, आपको बोरिंग लगता है, तो हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है, धीरे धीरे फॉलो करते जाइए। लूसेंट सब्जेक्टिव से साइंस कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव से अपने आप को टेस्ट देते रहिए, काफ़ी है। ज्योग्राफी NCERT 11-12 और लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव से टेस्ट करिए अपने आप को, ठीक है।
पॉलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11 का एनसीईआरटी पाठशाला ऐप से मिल जाएगा, ये डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल में मारिएगा एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ जाइए उसको। उसके बाद से एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, वो आपको पढ़ना ही है, मेन में आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप लूसेंट का सब्जेक्टिव का जो पॉलिटी है वो पढ़िए, ऑब्जेक्टिव से टेस्ट कीजिए, ठीक है। लूसेंट से ऑब्जेक्टिव अगर आप लेके चलेंगे तो सिर्फ प्रीलिम्स ही निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। इकोनॉमिक्स 11-12 काफ़ी है, और इसके साथ लूसेंट सब्जेक्टिव और पढ़िए, ये काफ़ी है, ठीक है। रमेश सिंह मैंने लिखा है तो मेंस के लिए रमेश सिंह बहुत मोटा बुक है, आप उसके जगह पे आप श्री राम आईएएस का बुकलेट एक आता है वो फॉलो कीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको 30 मार्क खान, अगर अपने आप को समझते हैं तो पढ़िए रमेश सिंह का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। आइए बिहार स्पेशल में आपका इम्तियाज़ अहमद पढ़िए। अगर मान लीजिए मैंने बोला ना इम्तियाज़ अहमद हिंदी में, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो तो आप बिहार समग्र ले सकते हो केबीसी नैनो का, या क्राउन का बिहार स्पेशल, ठीक है, हो जाएगा। बाकी करेंट अफेयर्स में आते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण या एक दृष्टि का कोई मैगजीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, पर मंथ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश में आता है, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण हिंदी में आता है। ये बिहार स्पेशल, इसका पढ़िए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का होगा, ये तो मैंने बता ही दिया। इन मेंस देयर विल बी हिंदी अ कंपल्सरी पेपर ऑफ 100 मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग परस्पेक्टिव ओनली, एंड जीएस पेपर विल बी ऑफ 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 विल बी ऑफ 300 मार्क्स, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी 300 मार्क्स, यानी और इंटरव्यू 120 मार्क्स, यानी टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 1020 पे बनेगा, ठीक है। तो जीएस पेपर में जो डिटेल जो सिलेबस है वो 66 मीन्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डिटेल मैंने उसमें बताया कि जीएस पेपर में ऑन में क्या होना चाहिए, जीएस पेपर 2 में क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है, ठीक है। अब आते हैं बीपीएससी वॉरियर आपका कैसे मदद करेगा। तो बीपीएससी वॉरियर आपको हम बहुत सारे कंटेंट, यानी 67 प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, 66 मेंस के लिए बहुत सारे कंटेंट अपलोड किए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे अपलोड करेंगे हम लोग। तो 67th मेंस का भी सिलेबस वही है, 66 मेंस का भी सिलेबस वही है, 67th प्रीलिम्स का भी सिलेबस वही है, ठीक है। बीपीएससी ऑडिटर प्रीलिम्स का भी सिलेबस वही है, 60 बिहार सीडीपीओ का भी तो सिलेबस वैसे ही है, तो आप उसको देखते रहिए, ठीक है। नहीं तो आपको ज़्यादा चिंता हो रही है तो पिछले पिछले वाले जो जितने भी वीडियोज़ हैं 67 प्रीलिम्स के लिए, उसमें मैं बिहार सीडीपीओ ऐड करके एक थंबनेल डाल दूंगा, आप देखते रहिएगा उसको, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हैं ना। और बोनस टिप्स यही है कि आप अभी से सिर्फ प्रीलिम्स को ही लेकर ना चलें। प्रीलिम्स के साथ आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें, या प्रीलिम्स के साथ साथ आप कोई अपना आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वो पढ़ सकते हो। यानी दो कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है, या प्रीलिम्स प्लस मेंस या प्रीलिम्स प्लस ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इससे आप एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप अभी प्रीलिम्स का तैयारी कीजिएगा 3 महीना, अब फिर आएगा उसके बाद से जीएस पेपर और ऑप्शनल तैयारी कीजिएगा तो धड़ाम से ना गिरिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।